Hello students, good morning. Today we start lesson number 7 plus 2 business unit number 3rd. तो हमारा टॉपिक है आज का व्यावसायिक वातावरण, अर्थ, महत्व और आयाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवसाय जो होता है, एक व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने और उसका विकास करने के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन अति आवश्यक है। देखिए, एक व्यवसाय समाज के बीच में जन्म लेता है और व्यवसाय की जो सभी क्रियाएं हैं, क्रय, विक्रय, उत्पादन, ये सारी क्रियाएं समाज के बीच में ही जो है पूर्ण होती हैं। एक व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए और उसका विकास करने के लिए व्यवसाय के जो चारों तरफ का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इस संबंध में एक वार्तालाप हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एक छात्र हैं, एक अध्यापक हैं, वो कहते हैं कि जेंटलमैन अपने छात्रों को, आओ आज हम व्यावसायिक वातावरण पर चर्चा करेंगे। तो छात्र कहता है, सर वातावरण के बारे में तो सुना है, यानी इन्वायरमेंट तो हमें पता है इन्वायरमेंट क्या होता है, लेकिन यह व्यावसायिक वातावरण क्या है। तो छात्र कहता है कि सर ये बताइए, हमने वातावरण क्या होता है इसके बारे में तो पढ़ा है और सुना है, लेकिन हमने ये नहीं सुना कि व्यावसायिक वातावरण क्या होता है। तो अध्यापक कहता है, अच्छा पहले तुम ये बताओ। अध्यापक जो छात्र से कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि वातावरण से आप क्या समझते हैं। तो छात्र से एक प्रश्न किया अध्यापक ने कि वातावरण से आप क्या समझते हैं। तो जो छात्र है वो कहता है, सर मेरे विचार से हमारे चारों ओर उपस्थित शक्तियां, यानी मानव के चारों ओर जो उपस्थित शक्तियां हैं, जैसे वायु, धूप, शोर, मौसम आदि को वातावरण कहते हैं। छात्र जो उत्तर देता है वो कहता है कि सर हमारे चारों तरफ जो भी तत्व हैं, जिसमें वायु, धूप, शोर, मौसम आदि, ठीक है, शामिल होते हैं, उसको हम वातावरण कहते हैं। तो अध्यापक कहता है, बिल्कुल ठीक, कि आप बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। अच्छा, अब अध्यापक कहता है, अच्छा अब ये बताइए इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जो छात्र है वो कहता है, सर ये सभी शक्तियां हमें प्रभावित करती हैं, यानी वातावरण की जो शक्तियां हैं और जो तत्व हैं, चाहे वह वायु है, धूप है, शोर है, मौसम है, ये हमें प्रभावित करती है। अर्थात इनसे हमें सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं। इनसे कुछ अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है। तो अध्यापक कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि हम इनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए इनका अध्ययन करते रहना जरूरी है। जैसे सर्दी के मौसम की जानकारी मिलते ही हमें सर्दी के वस्त्रों की व्यवस्था करनी पड़ती है, अन्यथा शारीरिक कष्ट लगभग निश्चित है। अब सुनो, अध्यापक कहता है कि छात्र से, अब सुनो, जिस तरह हम शून्य में नहीं रह सकते, जिस प्रकार हम शून्य मतलब हमारे चारों तरफ कोई कुछ तत्व विद्यमान है, ठीक है, और हम शून्य में नहीं रहते बल्कि अनेक शक्तियों से घिरे रहते हैं, यानी बहुत सी शक्तियां हमारे चारों तरफ हैं। ठीक उसी तरह एक व्यवसाय भी शून्य में संचालित नहीं हो सकता। तो कहता है कि उसी तरह एक व्यवसाय भी शून्य में संचालित नहीं होता, अर्थात व्यवसाय के चारों तरफ भी बहुत सी शक्तियां हैं, ठीक है। बल्कि अब मिस्टर प्रसन्न यानी छात्र कहता है, सर तो क्या वायु, धूप, मौसम आदि ही व्यावसायिक वातावरण? तो छात्र कहता है कि सर क्या जो तत्व हमें प्रभावित करते हैं वही तत्व व्यवसाय को भी प्रभावित करते हैं? तो अध्यापक कहता है, नहीं, धैर्य रखो व ध्यान पूर्वक सुनो। तो अध्यापक कहता है कि धैर्य रखो अर्थात तसल्ली रखो और ध्यान से सुनो। विस्तृत अर्थों में एक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले सभी घटकों के योग को व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। यानी एक व्यवसाय को
प्रभावित करने वाले सभी घटकों के योग को व्यवसायिक वातावरण कहते हैं। देखिए, एक व्यवसाय के चारों तरफ बहुत से तत्व होते हैं जो कि व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, और व्यवसाय को प्रभावित करने वाले इन घटकों के योग को ही हम क्या कहते हैं? व्यवसायिक वातावरण कहते हैं। अब एक व्यवसाय शून्य में संचालित ना होकर समाज में संचालित होता है। तो अध्यापक कहता है कि एक व्यवसाय जो है शून्य का मतलब ऐसे स्थान पर संचालित नहीं होता जहां कोई भी ना हो, बल्कि और जो किसी भी तत्व से प्रभावित ना हो, बल्कि समाज में संचालित होता है। व्यवसायिक व्यवहार करते समय, जब भी व्यवसायिक व्यवहार करते हैं तो व्यवसाय को समाज के अनेक घटकों के संपर्क में आना पड़ता है। यानी व्यवसाय को जब हम संचालित करते हैं तो बहुत से घटक होते हैं जो कि व्यवसाय के संपर्क में आते हैं। ये घटक हैं ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, सरकारी नीति, राजनीतिक ढांचा, वैधानिक नियम आदि। ये सभी घटक ऐसे हैं जो व्यवसाय के बाहर होते हैं और व्यवसाय का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इन्हें व्यवसाय को प्रभावित करने वाले बाहरी घटक होते हैं। इससे पहले का कंक्लूजन ये हुआ कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले बहुत से घटक होते हैं जिनका व्यवसाय से संबंध होता है और जो कि व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, और ये घटक, इनमें से कुछ घटक व्यवसाय के अंदर जो है विद्यमान होते हैं और कुछ घटक व्यवसाय के बाहर विद्यमान होते हैं। जो घटक व्यवसाय के बाहर विद्यमान होते हैं या उपस्थित होते हैं, जैसे कि ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, सरकारी नीति, राजनीतिक ढांचा, वैधानिक नियम, इन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इन्हें व्यवसाय के बाहरी घटक कहते हैं। इसके बाद सर, ग्राहक व्यवसाय को कैसे प्रभावित करता है? छात्र पूछता है कि सर ये बताइए कि ग्राहक व्यवसाय को कैसे प्रभावित करता है? तो अध्यापक कहते हैं, जैसे यदि बड़ी संख्या में ग्राहक एक कंपनी का माल खरीदना बंद कर दें। उन्होंने उदाहरण दिया कि मान लीजिए एक कंपनी के बहुत से ग्राहक हैं और वो ज्यादातर ग्राहक उस कंपनी का प्रोडक्ट लेना बंद कर दें तो कंपनी की बिक्री में गिरावट आ जाएगी और उसके लाभ कम हो जाएंगे। उदाहरण के लिए कोक और पेप्सी, जैसे मान लीजिए कि ज्यादातर लोग कोक और पेप्सी खरीदना बंद करते हैं तो कोक और पेप्सी की जो बिक्री है वो कम हो जाएगी, जिससे उसके लाभ कम हो जाएंगे। अब छात्र कहता है सर ओके, ठीक है सर आपने बताया ग्राहक, पूर्तिकर्ता आदि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले बाहरी घटक हैं, तो क्या कोई आंतरिक घटक भी है? तो जैसा हमने बताया कि व्यवसाय को बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जो अंदर से प्रभावित करते हैं, उन्हें व्यवसाय को प्रभावित करने वाले या आंतरिक घटक कहते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बाहर उपस्थित होते हैं या बाहर से प्रभावित करते हैं, उन्हें व्यवसाय को प्रभावित करने वाले बाहरी घटक कहते हैं। आंतरिक घटकों पर एक व्यवसाय का कुछ मात्रा तक नियंत्रण होता है, ठीक है, अर्थात उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे उत्पादन है, तो एक व्यवसाय उत्पादन कैसे करना है, कब करना है, ये खुद तय करता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। नीतियां व्यवसाय खुद बनाता है, नियम व्यवसाय खुद बनाता है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो व्यवसाय के बाहर उपस्थित होते हैं और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। मान लीजिए आपकी कहीं दुकान है, उसके बराबर में 4 दुकानदार और दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप उनको मना नहीं कर सकते। या ग्राहक किससे खरीदेगा ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये ग्राहक तय करेगा। सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, आप उसको सरकार को बनाने से रोक नहीं सकते, सरकार अपनी पॉलिसी बनाएगी, ठीक है। तो इन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो इसलिए कहता है सर कोई आंतरिक घटक भी है? मिस्टर उत्तर यानी अध्यापक कहता हाँ, उद्देश्य, नीतियां, संगठन ढांचा, प्रबंध सूचना प्रणाली, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन क्षमता आदि ऐसे घटक हैं जो व्यवसाय के अंदर ही उपस्थित होते हैं और व्यवसाय के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इन्हें व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आंतरिक घटक कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसका मतलब है कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कुछ घटक आंतरिक होते हैं और कुछ घटक बाहरी होते हैं। आंतरिक घटक व्यवसाय को आंतरिक तौर पर यानी अंदर से प्रभावित करते हैं और इन पर एक व्यवसाय का कुछ मात्रा तक नियंत्रण होता है। लेकिन बाह्य घटक जो होते हैं व्यवसाय को बाहरी तौर पर यानी बाहर से प्रभावित करते हैं और इन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके बाद सर
इसका अर्थ हुआ कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य घटकों के योग को व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हम कहें कि व्यवसाय का जो व्यावसायिक वातावरण किसे कहते हैं, तो व्यवसाय को प्रभावित करने वाले, ठीक है, आंतरिक और बाह्य जो घटक हैं उनके योग को हम व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। तो अध्यापक कहता है तुम ठीक कह रहे हो, अब आगे सुनो। तो अध्यापक कहता है कि आपने जो भी कहा वो ठीक कहा, अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, यह तो व्यावसायिक वातावरण का विस्तृत अर्थ है। विस्तृत अर्थ जो है, व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य घटकों के योग को व्यावसायिक वातावरण कहते हैं, ये विस्तृत है। व्यावसायिक वातावरण का एक संकुचित अर्थ भी है, और वास्तव में वही प्रचलन में है। यानी व्यवसाय का जो संकुचित अर्थ है, वास्तव में व्यावसायिक वातावरण का अर्थ वही है। सर कृपया विस्तार से बताइए। छात्र कहता है कि विस्तार से बताइए सर। तो अध्यापक कहता है सुनिए। तो मेन जो मीनिंग है वो ये है, व्यवसाय को प्रभावित करने वाले बाहरी घटकों के योग को बाहरी वातावरण तथा आंतरिक घटकों के योग को आंतरिक वातावरण कहते हैं। छात्र कहता है सर रुकावट के लिए खेद है, सर मैं रोक रहा हूं इसके लिए सॉरी। आंतरिक वातावरण के घटक व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं। तो छात्र कह रहा है, उसने जो सीखा अब तक उसके आधार पर बता रहा है कि सर जो आंतरिक वातावरण के घटक व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं और बाह्य वातावरण के घटक नियंत्रण के बाहर होते हैं। क्या मैं ठीक हूँ? तो छात्र कहता है कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो अध्यापक कहता है बिल्कुल ठीक, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शाबाश, आगे समझो। बाहरी वातावरण को पुनः दो भागों में, अभी तक आपने पढ़ा कि व्यावसायिक वातावरण क्या है। तो व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य घटकों के योग को व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। व्यावसायिक वातावरण के दो घटक होते हैं, बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण, यानी आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। अब बाहरी वातावरण जो होता है व्यवसाय का, वो भी दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक सूक्ष्म वातावरण। सूक्ष्म वातावरण क्या है? सूक्ष्म वातावरण का अभिप्राय उन घटकों के योग से है जो उद्योग की सभी फर्मों को अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं। व्यवसाय के सूक्ष्म वातावरण से अभिप्राय उन घटकों के योग से है जो प्रत्येक उद्योग की विभिन्न फर्मों को अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी फर्में आदि। मान लीजिए ग्राहक पर हम बात करते हैं। मान लीजिए पेप्सी से ग्राहक छोड़कर लिम्का पर आ जाए, तो आपने देखा वही ग्राहक दो फर्मों को एक साथ प्रभावित कर रहा है। जिसको छोड़ दिया उसकी बिक्री कम हो जाएगी, जिस पर वो आ गया, जिसकी माल खरीदने लगा, उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। तो एक ग्राहक विभिन्न व्यवसायों को अलग अलग रूप से प्रभावित करता है। एक को ये नुकसान पहुंचा सकता है तो दूसरे को फायदा पहुंचा सकता है। इसी तरह पूर्तिकर्ता का मतलब है कि मान लीजिए कि एक जो उत्पादक है वो रॉ मटेरियल जो है प्रोड्यूसर्स को, अन्य सेलर्स को उपलब्ध कराता है। अगर वो उसको सप्लाई रोक दे तो इससे उसकी बिक्री प्रभावित हो जाएगी आदि। इन घटकों से व्यवसाय का नजदीकी संबंध होता है और प्रयास करने पर इन्हें नियंत्रण में लिया जा सकता है। ये तो है सूक्ष्म वातावरण, यानी जो प्रत्येक फर्म को, एक व्यवसाय की प्रत्येक फर्म को अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं। अब है जी समष्टि वातावरण। यह उन सभी घटकों का योग होता है जो एक उद्योग की सभी फर्मों को लगभग एक जैसा प्रभाव डालते हैं या प्रभावित करते हैं। जैसे सरकार की नीतियां, राजनीतिक ढांचा, वैधानिक नियम आदि। इन घटकों से व्यवसाय का दूर का संबंध होता है और इन पर नियंत्रण लगभग असंभव है। तो समष्टि वातावरण में उन घटकों को शामिल किया जाता है जिनका प्रत्येक व्यवसाय, एक उद्योग के प्रत्येक फर्म पर समान प्रभाव पड़ता है। जैसे सरकारी नीति है, तो मान लीजिए सरकारी नीति के अंतर्गत सरकार ने होटल और रेस्टोरेंटों पर टैक्स बढ़ा दिया, तो सभी होटलों पर, सभी रेस्टोरेंटों पर समान प्रभाव पड़ेगा इसका, ठीक है। तो लेकिन अगर इसी को सूक्ष्म में देखें, अगर ग्राहक एक रेस्टोरेंट को छोड़कर चला जाता है और दूसरे पे से वो जो है खाद्यान्न या खाने पीने की वस्तुएं खरीदता, तो जिसको वो छोड़ेगा, जिस रेस्टोरेंट को, उसकी बिक्री कम हो जाएगी, जिस पर वो शिफ्ट होगा उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो समष्टि वातावरण के जो घटक हैं, एक व्यवसाय विभिन्न व्यवसायों को समान रूप से प्रभावित करते हैं और इन पर तो व्यवसाय का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता।
तो छात्र कहता है सर अध्यापक कहता है नो अभी नहीं, पहले आगे सुनो। अध्यापक कहता है कि अभी नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं है, पहले आगे सुनिए। उपरोक्त विश्लेषण से निम्न निष्कर्ष निकाला जाता है। जो हमने पढ़ा उसके कंक्लूजन क्या निकला कि आंतरिक वातावरण पर लगभग पूर्ण नियंत्रण होता है, सूक्ष्म वातावरण पर नियंत्रण संभव है लेकिन कम, और समष्टि वातावरण पर नियंत्रण लगभग असंभव है। समष्टि वातावरण पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं किया जा सकता। व्यवसायिक वातावरण का संकुचित और प्रचलित अर्थ। व्यवसायिक वातावरण का अभिप्राय उन घटकों के योग से जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो कहने का मतलब है यहाँ पर व्यवसायिक वातावरण का जो मेन अर्थ लिया गया है वो व्यवसाय के समष्टि वातावरण से लिया गया है। बाह्य वातावरण जो है उसको दो भाग थे, व्यष्टि और सूक्ष्म और समष्टि। यहाँ पर समष्टि वातावरण से लिया गया है जिस पर की व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। सर इसका अर्थ हुआ कि केवल समष्टि वातावरण ही व्यवसायिक वातावरण है, जैसा अभी हमने बताया, क्योंकि इसी पर व्यवसाय द्वारा नियंत्रण करना असंभव। अध्यापक कहता है 101% ठीक, यानी 101% आप ठीक करें। सर व्यवसायिक वातावरण का अर्थ तो समझ आ गया, लेकिन सर इसके अध्ययन क्यों जरूरी है? वो कहता है कि व्यवसायिक वातावरण का तो पता चल गया, लेकिन हम इसको स्टडी क्यों करते हैं? तो अध्यापक कहता है बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। इस चर्चा के प्रारंभ में तुमने ही कहा था कि वातावरण में हमें कुछ सुख दुख प्राप्त होते हैं। तो अध्यापक कहता है कि आपने ही शुरू में बताया कि वातावरण से हमें कुछ सुख प्राप्त होते हैं, कुछ लाभ होता है, कुछ हानि होती है। वही बात यहाँ भी लागू होती है। व्यवसायिक वातावरण में अवसर और खतरे मौजूद होते हैं। व्यवसायिक वातावरण पर लगातार निगरानी रखकर एक संगठन या एक संस्थान अवसरों का लाभ उठा सकता है और संभावित खतरों को टाल सकता है। अब कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक उत्पादक एक नई मशीन लाया, किसी कारण से उसका बिजनेस फेल हो जाता है और उस नई मशीन को 5 लाख की लाया और वो मजबूरी में 3 लाख में बेच रहा है। तो अगर आप व्यवसायी हैं और अपने चारों ओर के वातावरण को ध्यान में रखेंगे, उसका अध्ययन करते रहेंगे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 5 लाख की मशीन आपको 3 लाख में मिल रही है और तुरंत आप उस अवसर का लाभ उठा लेंगे। इसी प्रकार व्यवसायिक वातावरण से अगर कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है तो उसको भी आप आसानी से भांप सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आने वाले जो हानि है उससे बच सकते हैं। उदाहरण के लिए आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि एक मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं। मान लीजिए कि एक टाइम ऐसा था कि मारुति कंपनी को अपनी मारुति के लिए पेंट चाहिए था। अब जिस कंपनी से वो पहले पेंट लेती थी उस कंपनी के पास उस टेक्निक का पेंट नहीं उपलब्ध हो सकता था जो वो मारुति उद्योग चाहती थी। इसका अनुमान एक दूसरी जो नई कंपनी थी उसने लगा लिया और उसने वही टेक्निक अपने पास उपलब्ध करा दी और जो मारुति का पेंट का ऑर्डर था वो उसे मिल गया। अर्थात उसने व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करके, ठीक है, उस अवसर का लाभ उठा लिया। ठीक है। इसके बाद कहता है, छात्र कहता है कि सर इसका अर्थ यह हुआ कि आज की प्रतियोगितावादी युग में जीवित रहने और विकास करने के लिए व्यवसायियों को व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करते रहना आवश्यक है। छात्र कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ आज जो प्रतियोगिता का युग है इसमें व्यवसायियों को लगातार व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करना जरूरी है। सर इस बारे में कोई उदाहरण? तो अध्यापक कहते हैं हाँ सुनो, यूके के मोटरसाइकिल, ये एग्जाम्पल है उसका, यूके के मोटरसाइकिल उद्योग की गिरावट का कारण व्यावसायिक वातावरण पर निगरानी ना रखना था। उसने जापान की मोटरसाइकिल उद्योग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार का उत्पादन तैयार करने की बात को कोई महत्व नहीं दिया और मुंह की खाई। अर्थात जापान ने नई टेक्निक से मोटरसाइकिल जो है वो उत्पादन की, यूके ने इस बात को ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो व्यावसायिक वातावरण को कंसीडर नहीं कर रहा था। इसके कारण उसको बहुत हानि उठानी पड़ी। यदि समय रहते यूके मोटरसाइकिल उद्योग सही रणनीति यानी सही स्ट्रेटेजी अपना लेता तो आज यह दिन उसे नहीं देखना पड़ता। तो छात्र कहता है ओके सर धन्यवाद। ये एक इंट्रो था इस चैप्टर का। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चनों पर आते हैं और सबसे पहली बात आती है कि व्यावसायिक वातावरण का क्या अर्थ है। ध्यान कीजिए, व्यावसायिक वातावरण का अभिप्राय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले
उन घटकों के योग से है जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये व्यावसायिक वातावरण का अर्थ है। इसके बाद बात करते हैं व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं। तो व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, बाहरी शक्तियों की संपूर्णता, अर्थात व्यावसायिक वातावरण उन सभी तत्वों और शक्तियों का योग है जो व्यवसाय के बाहर उपलब्ध होती है। क्योंकि हमने बताया कि व्यावसायिक वातावरण में मेनली बाहर और बाहरी वातावरण में भी समष्टि वातावरण को कंसीडर किया जाता है। तो ये बाहर उपलब्ध होती हैं और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह एक नहीं बल्कि अनेक शक्तियों का एक समूह है, इसलिए इनकी प्रकृति संपूर्णता की है, एक ग्रुप होता है। विशेष और सामान्य शक्तियां, व्यवसाय के बाहर उपस्थित शक्तियों को दो भागों में बांटा जाता है, एक विशेष और दूसरी सामान्य। विशेष शक्तियां वो होती हैं वे जो एक उद्योग की फर्मों को अलग अलग रूप से प्रभावित करती हैं। देखिए, उद्योग और फर्म में अंतर होता है। उद्योग जो है फर्मों का समूह होता है, ग्रुप होता है। ए ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री। जैसे लिम्का, पेप्सी, मिरिंडा, अलग अलग इनको स्टडी करते हैं तो ये फर्म है, लेकिन इनका अगर ग्रुप बना दे तो ये हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री या उद्योग। तो विशेष में वे शक्तियां जो एक उद्योग की फर्मों को अलग अलग रूप से प्रभावित करती है, जैसे ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी फर्म, निवेशक आदि। सामान्य वे शक्तियां जो एक उद्योग की सभी फर्मों पर लगभग एक जैसा प्रभाव डालती है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक और तकनीकी परिस्थितियां, ये सब फर्मों को एक समान रूप से प्रभावित करती हैं। आगे, एक दूसरे से संबंधित व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक नई सरकार के सत्ता में आते ही आयात निर्यात नीति में परिवर्तन होना। यहाँ नई सरकार का सत्ता में आना राजनीतिक तथा आयात निर्यात नीति में परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन है। अतः एक घटक में परिवर्तन से दूसरे घटक भी प्रभावित होता है। यानी व्यावसायिक वातावरण के जो घटक हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो उसका प्रभाव दूसरे पर भी जरूर पड़ेगा। इसके बाद अनिश्चितता। व्यावसायिक वातावरण के घटकों के बारे में कुछ भी निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर पर आप नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें जल्दी जल्दी परिवर्तन होते रहते हैं। व्यावसायिक रणनीति तय करने के लिए पेशेवर लोग इनमें होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाते हैं, लेकिन यह एक जोखिम भरा कार्य है। उदाहरण के लिए, तकनीक में बहुत शीघ्र परिवर्तन हो रहे हैं। कब कौन सी तकनीक प्रकाश में आ जाए या डेवलप्ड हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। यही स्थिति फैशन की भी, ठीक है। इसके बाद है आपका जटिलता। नेक्स्ट है जटिलता। तो वातावरण अनेक घटकों से मिलकर बनता है। वातावरण है जो अनेक घटकों से मिलकर बनता है। ये सभी घटक आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए व्यवसाय पर पड़ने वाले इनके प्रभाव को स्वतंत्र रूप से नहीं पहचाना जा सकता। यही कारण है कि व्यवसाय के लिए इनका सामना करना बहुत ही कठिन है। और लास्ट है सापेक्षता। व्यावसायिक वातावरण का संबंध स्थानीय परिस्थितियों से होता है, यानी जो लोकल सिचुएशन है उनसे होता है। यही कारण है कि विभिन्न देशों में तथा एक ही देश के विभिन्न स्थानों का व्यावसायिक वातावरण अलग अलग होता है। इसके बाद बात करते हैं व्यावसायिक वातावरण का महत्व क्या है। तो देखिए, मात्र यह जान लेना, यानी केवल ये जान लेना कि व्यावसायिक वातावरण का अर्थ क्या है, यही पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता यह जानने की भी है कि इसका अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, हम इसका अध्ययन क्यों चाहते हैं, अर्थात इसका क्या महत्व है। व्यावसायिक वातावरण का महत्व निम्न तथ्यों से स्पष्ट होता है। तो सबसे पहले प्रथम प्रस्तावक के लाभ। प्रथम प्रस्तावक का मतलब है कि व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से अवसरों की जानकारी हमें प्राप्त हो, यानी कौन कौन से अवसर वातावरण में उपलब्ध है। जो कंपनी व्यावसायिक वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति सचेत रहती है, अधिक सचेत रहती है, वह प्रथम प्रस्तावक या पूर्तिकर्ता बनकर इसका लाभ प्राप्त कर सकती है। यानी मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, आप उसके बारे में सचेत हैं, अलर्ट हैं, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कारों की को जो मार्केट है, उसमें अगर एक कंपनी बंद होने जा रही है या एक कंपनी का उत्पादन घट रहा है,
तो अगर दूसरी कंपनी उस वातावरण को कंसीडर करती रहेंगी तो वो अपनी सप्लाई को बढ़ाकर जो अवसर उसके सामने आ रहे हैं उनका लाभ उठा सकती है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण दिया है कि पेंट उद्योग की एक मशहूर कंपनी एशियन पेंट उद्योग की एक मशहूर कंपनी थी एशियन पेंट, एक समय तकनीक को लेकर पिछड़ गई, यानी उस पर वो टेक्निक नहीं रही जो बाजार में जिसकी डिमांड रही। इस कंपनी के ने एक विदेशी कंपनी पिछड़ गई। इस बात को एक अन्य कंपनी गुडलेस नेरोलैक जो कंपनी थी उसने भांप लिया, उसने इसका अंदाजा लगा लिया। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए इस कंपनी ने एक विदेशी कंपनी कंसाई पेंट्स यानी केपी से नवीनतम तकनीक प्राप्त करने का समझौता कर लिया और केपी ने गुडलेस नेरोलैक को कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन यानी सीईडी जो तकनीक है वो उपलब्ध करवाई। इस आधार पर गुडलेस नेरोलैक को मारुति उद्योग की लगभग पूरी पेंट आवश्यकता की पूर्ति का अनुबंध प्राप्त हो गया। मोटा सा ये है कि मारुति उद्योग को अपनी गाड़ियों पर पेंट करने के लिए पेंट की आवश्यकता थी और वो एक विशेष तकनीक से बना पेंट ही जो है वो चाहती थी। आज से पहले वो ज्यादातर पेंट एशियन पेंट कंपनी से लेती थी, लेकिन जिस टेक्निक का पेंट मारुति उद्योग एशियन पेंट से चाहता था, एशियन पेंट उस तकनीक का पेंट मारुति उद्योग को उपलब्ध नहीं करा पाया, जिसका अनुमान गुडलेस नेरोलैक जो कंपनी है, नेरोलैक कंपनी है, उसने लगा लिया और उसने कंसाई पेंट से ये तकनीक ले ली, खरीद ली और उस तकनीक से जो है पेंट बनाया और जिसके कारण एशियन पेंट की जो पेंट का ऑर्डर था, बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो नेरोलैक कंपनी को मिल गया और अवसरों इस प्रकार जो जनरल गुडलेस नेरोलैक में बाजार में सबसे पहले नई तकनीक के साथ प्रवेश करके भारी लाभ प्राप्त कर लिए। तो इसको कहते हैं प्रथम प्रस्तावक, यानी पहले बढ़ करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहले बढ़ करके उस चीज को अचीव कर लेना, उसका लाभ उठा लेना। इसके बाद है चेतावनी संकेत। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें उपलब्ध अवसरों के साथ साथ खतरों की भी जानकारी प्राप्त होती है, यानी इससे हमें पता चलता है क्या क्या तो व्यावसायिक वातावरण में अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या थ्रेट्स है यानी खतरे हैं। यदि खतरों की जानकारी समय रहते मिल जाए, खतरों के बारे में पहले से पता चल जाए टाइम आने से पहले, तो उनका सामना करने में के प्रयास किए जा सकते हैं, आप उनका सामना कर सकते हैं। व्यावसायिक वातावरण में हो रहे परिवर्तनों का लगातार अध्ययन करने पर ही ऐसा संभव है और खतरों के बारे में जानकारी पहले से तभी होती है जब आप उस एनवायरनमेंट को कंसीडर करते रहते हैं, जब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले बाजार में कारों की धीमी पूर्ति को लेकर, यानी उत्पादन धीमा हो गया, ग्राहक असंतुष्ट हो गए, अर्थात ग्राहकों को मनपसंद गाड़ी नहीं मिल रही थी। ऐसी स्थिति में नई कंपनियों के बाजार में प्रवेश के खतरे को मारुति उद्योग ने समय पर भांप लिया। तो ऐसे उद्योग में मारुति उद्योग ने ये अंदाजा लगा लिया कि भाई इससे तो नई कंपनियां जो है कार मार्केट में आ जाएंगी और इससे पहले कि अन्य कंपनियां कुछ बेहतर कर पाती, मारुति उद्योग की कारों की पूर्ति को कई गुना अधिक बढ़ा दिया। इस प्रकार मारुति उद्योग ने व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से संभावित खतरे को टाल दिया, क्योंकि और कंपनियों का आने से उसे और ज्यादा जो है कंपटीशन का सामना करना पड़ा। उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। एक संगठन को अपना व्यवसाय चलाने के लिए अनेक साधनों जैसे मानव, माल, मशीन आदि की जरूरत पड़ती है। इन संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। व्यवसाय वातावरण से ही संसाधनों को प्राप्त करता है, यानी व्यवसाय जो है इन्वायरमेंट से ये सारे संसाधन मानव, माल, मशीन प्राप्त करता है और व्यवसाय को ही उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराता है। व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि व्यवसाय क्या चाहता है और अपनी चाहत को पूरा करने के लिए क्या उपलब्ध करा सकता है। अतः व्यावसायिक वातावरण से उपयोगी साधनों को प्राप्त करना संभव है। इसके बाद है तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना।
देखिए आज का युग परिवर्तनशील है और इसमें परिवर्तन बड़ी जल्दी जल्दी होते हैं। आज व्यवसाय का संचालन तेजी से बदलते वातावरण में किया जा रहा है, यानी आज का इन्वायरमेंट लगातार बदल रहा है। व्यवसाय से संबंधित विभिन्न घटक जैसे प्रतियोगिता लगभग बढ़ रही है, फैशन, ग्राहकों की संख्या, तकनीक आदि में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। व्यवसाय पर परिवर्तनों का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि परिवर्तनों की गति का, यानी अगर परिवर्तन हो रहे हैं तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अर्थात यदि परिवर्तनों की गति कम है तो उसका आसानी से सामना किया जा सकता है, लेकिन परिवर्तनों की तेज गति का सामना करना एक बहुत ही कठिन काम है। परिवर्तन अगर तीव्र हो रहे हैं, आए दिन चेंज हो रहे हैं, तो यह काम केवल व्यावसायिक वातावरण पर लगातार निगरानी रखने और उसका अध्ययन करते रहने से ही संभव है। अतः व्यवसाय पर लगातार निगरानी रखने से ही हमें पता चलता है कब कौन सा परिवर्तन होने वाला है। इसके बाद है नियोजन और नीति में सहायता। ठीक है, व्यावसायिक वातावरण की जानकारी, व्यावसायिक वातावरण की जो जानकारी है नियोजन और नीति बनाने के लिए आधार प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए आईटीसी होटल की बहुत सी, पूरे विश्व भर में बहुत सी शाखाएं, लगभग 800 शाखाएं होटल्स ने व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने के बाद ही भारत और विदेशों में अनेक नए होटल खोलने की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि पर्यटन उद्योग संसार का सबसे बड़ा उद्योग है, विशेषकर भारत में इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। सरकार भी अनेक कारणों से, जैसे कि विदेशी विनिमय की प्राप्ति, रोजगार में वृद्धि आदि के कारण इस उद्योग के विकास में रुचि रखती है। इन सभी जानकारियों के आधार पर ही आईटीसी होटल ने अपना नियोजन किया। इस प्रकार योजना बनाकर कोई भी प्रतियोगियों को पछाड़ सकता है। और लास्ट है इसका निष्पादन में सुधार। निष्पादन या उत्पादन, प्रत्येक संगठन के निष्पादन में व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक संगठन के निष्पादन में, यानी प्रत्येक संगठन का जो उत्पादन होता है उसमें व्यावसायिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो संगठन इस पर कड़ी नजर रखता है, व्यावसायिक वातावरण पर जो संगठन ज्यादा नजर रखता है और उसका समय समय पर एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है, वे निश्चित रूप से दौड़ में आगे निकलते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं। दूसरी ओर जो संगठन इसकी परवाह नहीं करते वो बाजार में नहीं टिक सकते और शीघ्र ही बंद नजर आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से एक संगठन अपने वर्तमान एवं भविष्य दोनों को सुधार सकता है। तो ये आपका लेसन नंबर 7 आपको स्टार्ट कराया, आप इसे करें। थैंक्स।